नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ के दर्शन कर विशेष रुद्राभिषेक पूजन किया है। उन्होंने विश्व कल्याण, मानवता की समृद्धि और उत्तराखंड के सतत विकास की कामना की। राज्यपाल ने मंदिर प्रांगण में तीर्थ पुरोहित समाज से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया है और श्रद्धालुओं से संवाद किया है। उन्होंने कहा कि केदार घाटी का हर कण शोमय है। पूजन के बाद राज्यपाल ने धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और यात्रा प्रबंधन और विकास कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति के लिए प्रशासन और सहयोगी एजेंसियों की सराहना की है। तो इस वर्ष चारधाम यात्रा 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ समाप्त होगी। इसके साथ उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में जुट जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले वर्ष शुरू की गई शीतकालीन यात्रा को देश और दुनिया से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुखवा से दिए संदेश ने इस यात्रा को नई पहचान दिलाई है। शीतकालीन यात्रा से न केवल श्रद्धालु और पर्यटक आकर्षित हुए, बल्कि स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिला है। इस वर्ष भी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कि पिछले वर्ष हमने नवाचार प्रारंभ किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस यात्रा में सम्मिलित हुए थे और प्रधानमंत्री जी ने उस यात्रा में सम्मिलित होकर पूरे देश दुनिया को हमारी इस शीतकालीन यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी भी हुई। और मुखवा उनके आने के बाद उस क्षेत्र में बड़ा एक पर्यटन के क्षेत्र में वहाँ पर आस्थावान लोग माँ गंगा के क्षेत्र में आए और एक बड़ा पर्यटकों का एक बड़ी संख्या इसके कारण से हमारी बढ़ी है। तो इस वर्ष हमारे सामने ये एक अच्छा अवसर है कि हम पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही अभी हमारी जो चारधाम यात्रा और कपाट बंद होंगे उसके बाद हम इस दिशा में तेजी से काम करेंगे। के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड में 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर सभी पुलिस कर्मियों को विशेष रजत जयंती पदक दिए जाएंगे। इसके साथ 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवासीय भवन निर्माण के लिए अगले 3 वर्षों में प्रदान की जाएगी। एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 बैरकों का निर्माण और पुलिस कल्याण नीति के तहत 2.5 से 4.5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देकर सम्मानित भी किया है। समस्त पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। हमने हमेशा पुलिसकर्मियों के सम्मान, कार्यकुशलता और मनोबल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी भावना के साथ पुलिसकर्मियों को पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है ताकि किसी भी पुलिसकर्मी को लंबे समय तक प्रतीक्षा न करना पड़े। इस वर्ष 356 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नत किए गए हैं। साथ ही विभिन्न श्रेणी में 115 पद रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भी कार्रवाई गतिमान है और शीघ्र ही उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस वर्ष हमारे 215 कर्मियों को विशिष्ट कार्य एवं सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक के पुलिस पदक एवं सम्मान चिन्हों से भी अलंकृत किया गया है। मेरा हमेशा से आग्रह रहा है कि हमारे पुलिसकर्मी आधुनिक प्रशिक्षण से लैस हों, जिससे वे और अधिक आत्मविश्वास और संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा कर सकें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इसके लिए हमारी सरकार पुलिसकर्मियों को कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में भी लगातार काम कर रही है। हम जहां एक और प्रशिक्षण संस्थानों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं पीटीसी नरेंद्रनगर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित कर रहे हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पुलिसकर्मियों को देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में भी भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, अब पुलिसकर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें इन सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से आसानी से मिल सके। हमारी सरकार ने आपदा राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एसडीआरएफ की एक नई कंपनी की भी
स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पुलिस उपाध्यक्ष सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को वर्तमान में पीटीसी नगर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही उप निरीक्षक के 222 पदों के साथ साथ 2000 सिपाहियों की भर्ती भी प्रक्रियाधीन है। इतना ही नहीं, हमने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को सहयोग और संबल प्रदान करने के लिए इस वर्ष मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 136 आश्रित परिवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन को सम्मान पूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। साथियों, कई बार हमारे पुलिसकर्मियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, समय निश्चित नहीं होता है, जिससे कई बार उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें सही संसाधन समर्थन प्रदान करना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए मैं पुलिस के हमारे उच्च अधिकारियों से, डीजीपी महोदय, अन्य अधिकारियों से सबसे अपील करता हूं कि हमें पुलिसकर्मियों के लिए समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। साथियों, हमारी सरकार पूरे परिवार की, पुलिस परिवार की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं आज के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के, कार्मिकों के लिए, जवानों के लिए, उनके कल्याण के लिए निम्न घोषणाएं करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, जो हमारी इस वर्ष 25 साल हमारे राज्य स्थापना के हो रहे हैं और हम इसको रजत उत्सव के रूप में पूरे राज्य के अंदर कर रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर एक घोषणा करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के समस्त कार्मिकों को एक विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु, कि अभी हमने कुछ आवासों में धनराशि यहां से उपलब्ध कराई थी, उसके कारण से कुछ हमारा परसेंटेज बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा परसेंटेज और बढ़े। उसके लिए आने वाले समय में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि 3 वर्षों तक दी जाएगी। भवाली, नैनीताल, ढालमल्ला, कांडा, बागेश्वर, नैनीडांडा, धोमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टिहरी, सतपुली और पौड़ी में एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 बैरिकों का निर्माण कराया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत वर्तमान में प्रावधानित 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए आगामी 1 वर्ष के लिए 4.5 करोड़ रुपए किया जाएगा। साथियों, अधिक सशक्त, आधुनिक बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। जब मुझे कई बार हमारे पत्रकार साथी भी पूछते हैं कि विकल्प रहित संकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प न हो, केवल संकल्प है, उसमें आगे बढ़ना है, उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, यह हमारा संकल्प है। उसी प्रकार से उत्तराखंड पुलिस हमारी एक आदर्श पुलिस बने, मित्र पुलिस के साथ साथ हर क्षेत्र में दक्ष पुलिस बने, यह हमारा विकल्प रहित संकल्प है। और मुझे पूरा विश्वास है हमें अपने इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से राज्य की व्यवस्थाओं को संचालित करने में, प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में, कानून व्यवस्था बनाने में इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं अपने शहीद पुलिस कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सैनिकों के कपटपूर्ण हमले में शहीद हुए 10 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने प्रदेश मुख्यालय में आयोजित समारोह में इन वीर जवानों के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें उन सभी पुलिसकर्मियों के त्याग और समर्पण की याद दिलाता है जिन्होंने देश की सेवा में प्राण न्यौछावर कर दिए। इस दौरान देश भर में अपने कर्तव्य के दौरान शहीद हुए 186 पुलिसकर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जी देखिए,
जैसा अभी आपको पता चला कि 21 अक्टूबर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है भारत के पुलिस बलों के लिए, जो अर्धसैनिक बल है, क्योंकि इस दिन 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सीआरपीएफ के 10 जवान, उन्होंने बहुत बहादुरी से एक असाधारण साहस का परिचय देते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और उसी क्रम में आज देश भर में ये दिवस पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने भी पिछले वर्ष अपने 4 साथी खोए हैं ड्यूटी के पद पर, तो उनको भी श्रद्धांजलि आज दी गई। और साथ में जो देश भर में पिछले एक वर्ष में 186 पुलिसकर्मी जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है देश की सेवा में, उनको भी आज श्रद्धांजलि दी गई। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर आम नागरिकों की तरह खुद बाजार जाकर मिट्टी के दीपक खरीदे। उन्होंने कहा कि इस पर्व पर सभी लोगों को स्थानीय उत्पादों और कारीगरों से बनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। सीएम धामी ने अपने इस कदम से वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया और लोगों से अपील की कि स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देकर स्थानीय व्यापारियों और कुम्हारों का उत्साह बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा व्यापारी मजबूत होगा तो राज्य और देश की आर्थिक स्थिति भी सशक्त बनेगी। आगामी विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, जनता भय के माहौल में जी रही है। आर्य ने आरोप लगाया है कि सरकार के पास विकास को लेकर कुछ कहने के लिए नहीं है, केवल प्रचार और विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों का उत्तराखंड का सपना अधूरा है और ये 2 दिन का सत्र सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अकृतों के लूट रहे हुए हैं, ये भय का वातावरण है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और एक शुरुआत हुई भ्रष्टाचार की, सारी सीमाएं लाग चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम इनका लेखा जोखा समाज के जनता के सामने रखते रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड को लूटा है, खसोटा है, लूट उत्तराखंड में जिस तरह से इन्होंने एक अराजकता का माहौल बनाया है और जिस तरह से भ्रष्टाचार में उत्तराखंड नंबर पहली पायदान में है, तो कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अगर चर्चा होगी क्या विषय होंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के जो हमारे शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड था, जो हमारे आंदोलनकारियों का जो सपना था, आज वो धूल धूसरित हो चुका है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को चमकाने के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्च कर देती है। और ये पैसा किसका है? ये सवाल तो है ना। ये सवालों का जवाब, अगर ईमानदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन सवालों के जवाब जब हम पूछेंगे, विपक्ष कहेगा, हमारे माननीय विधायक बोलेंगे, तो अगर सरकार ईमानदार है तो इन सवालों का जवाब देगी। मुझे नहीं लगता ये इन सवालों से बचना चाहेगी, कतराना चाहेगी। तो विपक्ष सपोर्ट करेगा 2 दिन सत्र में? क्या विपक्ष बात रखेगा? नहीं, हम अपनी बात को रखेंगे। हमने देखेंगे ना, ये आईना दिखाने की काम बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरह से जनता को गुमराह करना चाहती है, तो उसको हम बेनकाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है उसको बेनकाब करेंगे। इस सरकार को बेनकाब करना हमारा धर्म, हमारी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से ये 2 दिन का सत्र इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो ये राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर विकास की दिशा तय करने का बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 3 और 4 नवंबर 2025 को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की अधिसूचना जारी की है। सत्र में राज्य स्थापना दिवस से ठीक पहले राज्य के स्वर्णांगीण विकास, नीतिगत निर्णय और भविष्य की रणनीति पर विस्तृत चर्चा होगी। विधायक खजानदास और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे युवाओं और राज्य के विकास के दशक के रूप में महत्व दिया है। सत्र के निष्कर्षों के आधार पर आगे की योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य का ये रजत जयंती वर्ष है और इस को जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस समय का जो दशक है वो
उत्तराखंड का होगा, युवाओं का होगा, और इसलिए एक विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता पड़ी। और इसलिए विशेष सत्र के दरमियान उत्तराखंड की आगे की रणनीति कैसे हो, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके लेकर के चर्चा होगी। और चर्चा के उपरांत जो छन करके आएगा उसी के तर्ज पर काम करेंगे। कि स्थापना दिवस 9 तारीख को होना है, यानी कि 9 तारीख नवंबर को हमारा 25 वर्ष का राज्य हो जाएगा। इन 25 वर्षों में हमने क्या किया, जो शहीदों का एक सपना था उसको कितना हमने साकार कर पाए, और आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्या हमारी योजनाएं होगी, इसके तहत गहनता से विचार विमर्श होगा। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयानों पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि धामी विपक्ष के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने और जिहादी मानसिकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता का ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, न कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता दीप्ति रावत भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रही है और मुख्यमंत्री ने विकास में बाधा डालने वालों के लिए भी ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 3-4 दिनों से कुछ खास बातों को अपने भाषणों में स्थान दे रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग उनके खिलाफ फेक नैरेटिव स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा उनका वाक्य है कि मैं जिहादी मानसिकता को स्वीकार नहीं करूंगा। तीसरा उनका वाक्य है कि उत्तराखंड में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। और कुछ एक और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अर्बन नक्सलाइड, एक शब्द का उन्होंने अर्बन नक्सलाइड, अर्बन नक्सल, उसको वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इन तमाम बातों के परिप्रेक्ष्य में एक कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए, कांग्रेस तो वो है जब नारे लग रहे थे जेएनयू में कि देश के टुकड़े होंगे, और जिस तरीके से और भी बहुत सारे नारे वहां लगे, और उसके साथ वो लोग खड़े थे। राहुल गांधी उसके साथ जाकर वहां खड़े हुए, उन लोगों के साथ खड़े हुए। तो उनकी तो हमेशा से एक मैं कहूंगी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर, और कहीं ना कहीं मिली भगत मैं कहूंगी, या सेकंड आप देखेंगे कि सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो कांग्रेस ही है। मतलब कहीं ना कहीं होता है ऑपोजिशन, तो वो इनको फ्रंट में करके उसका फायदा कांग्रेस जरूर लेना चाहता है। तो मुझे लगता है इसीलिए ना वो उनके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, ना बोलना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी मैं कहूंगी जो विषय रख रहे हैं वो ये रख रहे हैं जो भी इस प्रदेश के विकास में। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने लक्सर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 में अशोक सैनी मर्डर केस के बाद मृतक परिवार और गांव की महिलाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एसएसपी हरिद्वार ने मुकदमे वापस लेने के आदेश जारी किए थे, लेकिन लक्सर कोतवाल ने पालन नहीं किया। विकास सैनी ने 27 अक्टूबर को सैनी समाज और सामाजिक देने का ऐलान किया है। सैनी समाज का उत्पीड़न लक्सर पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप बहुत कई केस ऐसे हो लिए जिसमें लक्सर कोतवाल ने पूरी तरह से अवहेलना की और उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की। आप और सैनी समाज हरिद्वार जिले में 3 लाख की संख्या में है, जो सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका रखता है। उसके बाद भी सरकार की आंख नहीं खुली, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो सैनी समाज को वोट बैंक तक सीमित रखना चाह रहे, वो भी सैनी समाज के लोगों की, हमारे बच्चों की, हमारी औरतों की समस्याओं को नहीं समझ रहे, वो भी उनसे पीछा छुड़ा रहे। तो मैं अपने जो समाज के हमारे जनप्रतिनिधि हैं सैनी समाज के, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी पीछे मुड़कर देखें और किस तरह से पुलिस के द्वारा हमारे समाज के 1 साल पहले अशोक सैनी मर्डर हुआ था, बहुत ही निर्मम हत्या की गई थी। बात जिस थी जो अपराधी जिन्होंने निर्मम हत्या की थी वो आज तक खुले घूम रहे। वो वहां चौकी में मुर्गे, दारू और शराब की पेटियां तक उस चौकी में पहुंचाया करते थे जिस टाइम उसका मर्डर किया। कहना यह है, साल भर हो गया अशोक सैनी को मरे हुए, और आज तक इस थाने में लक्सर के
वही मुर्गा दारू चलती आई और जी अशोक का कोई काम नहीं कराया। अगर उसी टेंशन में उसका लड़का एक्सीडेंट होगा गुजर गया, जो पुलिस जिम्मेदार होगी इसकी। और मेरा तो कहना यह है, इस प्रकार अगर इस समाज का विघटन हुआ तो भाई किसान यूनियन क्रांति के जितने भी है इस थाने पर जाकर घेराव करेंगे और हमारा चलान करो, गोली मारो, कुछ भी करो, उसको हम घबराने के नहीं बिल्कुल भी। लेकिन इस तरह किसी भी समाज का बहिष्कार नहीं होने देंगे और ना षड्यंत्रकारियों को इतना सजा नहीं मिलती। तत्काल इस दरोगा को इसे सस्पेंड किया जाए और जितने ही जो मरे हैं उनके परिवार पर मुकदमे लगा रखे उन्हें तत्काल वापस करो। को घेरेंगे के पिछली बात भी याद रख लो, कैसा हो जाता टोल प्लाजा पर इतना घेरेंगे कि यहाँ लक्सर में जंगाली पाने की। लक्सर कोतवाली में धरने की बात करी तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति बिल्कुल पूरा समर्थन उनके साथ है, छत्तीस बिरादरी का, और छत्तीस बिरादरी उनके साथ खड़ी है। राष्ट्रीय दलित जी को पूर्ण समर्थन मिलेगा। और मुकदमों की है तो मुकदमे तो 100 से अधिक भारतीय किसान यूनियन टिकट पर लगाए इन्होंने, और रोड जो प्रथम रोड जी की गुलशन रोड जी उन पर लगाए। चला आगे बढ़ेंगे। दीपावली के दिन रानी पोखरी थाना क्षेत्र में जाखन नदी के किनारे जुआ खेलते 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ खेलने का मुकदमा दर्ज किया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से ताश की गड्डी और 3000 रुपए नकद बरामद हुए। आरोपियों की पहचान मोरपाल, आकाश जयप्रकाश और राकेश के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और नदी किनारे झोपड़ी में रह रहे थे। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने ये बताया है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और जुआ में शामिल सभी को पकड़ लिया है। तो इधर मंगलौर पुलिस ने दीपावली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान 2 संदिग्धों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 32 बोर पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 1 चाकू और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर जिले में बॉर्डर इलाकों और लिंक मार्गों पर 24 घंटे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गिरफ्तार युवक मेरठ जिले के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ कोतवाली मंगलौर में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस दीपावली पर दून पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। शहर की गलियों और कॉलोनियों में पुलिस की गाड़ियां जब बुजुर्गों के घरों के बाहर रुकी तो लोग चौंक गए, लेकिन जब पुलिसकर्मी मिठाई के डिब्बे लेकर अंदर पहुंचे और बुजुर्गों को दीपावली की शुभकामनाएं दी तो माहौल भावुक हो गया। यह पहल एसएसपी देहरादून के निर्देश पर की गई थी, जिसमें थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों के अकेले रहने वाले बुजुर्गों से मिलने और उनका हालचाल जानने को कहा गया था। दून पुलिस के इस संवेदनशील कदम ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए हल्द्वानी नगर निगम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर वार्ड में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए ताकि त्योहार के दौरान शहर स्वच्छ और आकर्षक बना रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा या गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए नियमित टीमों के साथ मोबाइल और अतिरिक्त सफाई कर्मियों की भी तैनाती की जा रही है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। देखिए, जितने भी हमारे सफाई कार्मिक हैं और जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, इनको निर्देशित किया हुआ है पूर्व में भी कि शहर में स्वच्छता का वातावरण है और स्वच्छता भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस समय हमारा जो टीम्स हैं वो साफ सफाई कर रही हैं और जो एक पुरानी व्यवस्था थी कि रात के समय हम मेन रोड्स को साफ करते थे, उसको पुनः लागू करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही दिवाली का पर्व है तो सफाई अच्छे स्तर पर होनी चाहिए और इसके लिए सभी संबंधितों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। और कहीं पर भी अगर गंदगी या इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं तो जिसके जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ अतिरिक्त टीम या कुछ मोबाइल फोर्स में ऐसा देखिए, दिवाली का पर्व है तो थोड़ा सा अतिरिक्त स्टाफ हम लोग अन्य जगह पे लगवा रहे हैं जहाँ पे हमें सेंसिटिव।
चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।